अरे वो आशीष सर आएंगे ना अभी उधर पे। हेलो। हेलो। उधर पे आशीष सर आएंगे ना। एडिशनल मैथ्स के लिए ठीक है, उसमें चेंज कर देंगे। पारस सर की जो क्लास आती है उसमें फिर ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन, उसका केस 1 हो गया था। काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन है ना। काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन। नाउ दिस इज केस 2। केस 2 अभी हाँ। इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या करना है। इफ अल्फा, अल्फा का मतलब यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमको कैसे डील करना है। ठीक है, इफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, इफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या है। अच्छा, कांस्टेंट नहीं है मतलब अल्फा की वैल्यू जैसे टाइम का फंक्शन है या कुछ और फंक्शन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म पे हम ले लें यहाँ पे कि भाई कांस्टेंट किस तरह से नहीं है ये। सो दैट इज अल्फा मान लो आपका 2t है, ठीक है, या फिर अल्फा की वैल्यू आपकी 3t² है एक्सेट्रा। तो ये टाइम का फंक्शन, ये कांस्टेंट नहीं है। टाइम के साथ अल्फा की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, बदल रही है। समझ गए ना। टाइम के साथ अगर अल्फा की वैल्यू बदलती है तो ये कांस्टेंट नहीं है। फिर क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी। तो फिर आप डायरेक्ट इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट कौन सी इक्वेशन आपकी, डायरेक्ट इक्वेशंस को आप यूज नहीं कर सकते है ना, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वाली। तो यहाँ पे आपको कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है, सिंस आपने क्या पढ़ा भाई, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, पढ़ा है कि नहीं। दिस इंप्लाइज दैट डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट इधर, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर कर दो और फिर देख लो। तो डी ओमेगा को कैसा लिख सकते हो फिर आप, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी लिख सकते हो ना। हेलो, डी ओमेगा को, सर मेरी एंटर कर रहा सर। हाँ ठीक है, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी है ना। सर अंदर लो ना सर, हो गया सर। ठीक है, डी ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, अल्फा डी टी, ऐसा लिख सकते हो आप। देखो ये वाली स्टेप को, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी, और इसके बाद आप अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी। अब लिमिट रख देना, जब t की वैल्यू 0 है तब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, एनी टाइम t पे ये हो गया आपका ओमेगा। ठीक है, तो जब t की वैल्यू 0 है तो ये गिवन रहेगा कि t की वैल्यू 0 पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, एनी टाइम t पे आपको निकालना है। तो ये इंटीग्रेशन आपको करना फिर। समझ गए। हेलो, समझ गए या सर नहीं। रिपीट करो ना। हाँ ठीक है, देख यहाँ पे डी ओमेगा इक्वल्स टू कितना है, अल्फा डी टी। यहां तक समझ गया। यस सर। अल्फा इक्वल्स टू मैंने डी ओमेगा अपॉन डी टी क्यों लिखा बता सकते हो क्या। ये डेफिनीशन है, किसकी डेफिनीशन, ये एंगुलर एक्सीलरेशन की ये डेफिनीशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ गए। अरे समझ गए कि नहीं। यस तो ये डेफिनीशन है, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये बन गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बोलो, हमारी स्क्रीन अटक गई, कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या हो गया। स्क्रीन अटक गई, हमें कुछ दिख नहीं रहा। नहीं ना बेटा, इधर से बराबर है मेरे तरफ से।
नहीं पता सर, रोशन पटेल की स्क्रीन दिख रही है बार बार। हम हो भी नहीं रहा, कुछ माइक भी ऑफ नहीं हो रहा। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे तरफ से तो हो रहा बराबर ना ही है। सर, हाँ हमारे में कुछ भी नहीं हो रहा, माइक भी ऑफ नहीं हो रहा। नाज अभी दिख रहा है बराबर। ये सर अब क्लियर है, ठीक है। सो इसके बाद में क्या कर लो, इंटीग्रेट कर दो आप दोनों तरफ यहाँ पे। इसके बाद में आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी लिख सकते हो आप। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, so integration d omega equals to integration alpha dt। देखो अब यहाँ पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, जब t की वैल्यू 0 है तो ये ओमेगा नॉट है, एनी टाइम t पे ये वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा आएगी। इसको सॉल्व कर दो बस, हो गया। तो इससे क्या निकल जाएगा, आपकी एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन पता चल जाएगी, या एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी आपको एनी टाइम t पे। दूसरा इसी पे ये है कि अब आपने ओमेगा निकाल लिया, तो सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है, हाँ या ना, ये होता है ना ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। ये एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप क्या कर दो, यहां पर भी इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ओमेगा इंटू डी टी के फॉर्म पे लिख सकते हो कि नहीं, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी लिख सकते हो। हेलो, अरे कुछ यस सर। एक मिनट सर। हाँ, देन अब इसके बाद भी इंटीग्रेट कर दो इसको, देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। एक ही तरफ आप कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, अगर इधर इंटीग्रेशन आएगा तो इधर भी आएगा। तो नाउ इट इज इंटीग्रेशन डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। अब लिमिट लगा दो यहां पर भी, हाँ लिमिट लगाओगे, जब t की वैल्यू 0 है तो ये इनिशियल एंगुलर पोजीशन आएगी, एनी टाइम t पे ये फाइनल एंगुलर पोजीशन हो जाएगी। फिर थर्ड, अब यहां से देखो अल्फा को इंटीग्रेट करके ओमेगा निकलता है, ओमेगा को इंटीग्रेट करके क्या निकलता है, एंगुलर पोजीशन या आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा अगर निकालोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और सिर्फ थीटा निकालोगे तो एंगुलर पोजीशन आएगी। एंड तीसरा केस ये है इस पे कि इफ देखो अल्फा की वैल्यू आप ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी है, तो चेन रूल लगा दो, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो कि नहीं ऐसा, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा या डी थीटा अपॉन कितना, डी टी, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और ये वाली वैल्यू वापस से ओमेगा हो गई, तो फिर अल्फा डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा, या फिर ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी थीटा। अब इसको भी क्या कर सकते हो आप, यहां से इंटीग्रेट कर सकते हो, जब थीटा की वैल्यू थीटा आई है तो ये ओमेगा नॉट आएगा, और ये थीटा एफ है तो ये ओमेगा हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब ये कैलकुलस मेथड होती है। अभी याद करो सिमिलर मेथड कहाँ पे पढ़े थे हमने, सिमिलर मेथड कहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बताओ जल्दी से। सिमिलर मेथड, सिमिलर मेथड आई थी कहीं पे, यस सर। लीनियर मोशन में। हाँ लीनियर मोशन में आई थी अपनी ये सिमिलर मेथड। फिर अपन ने मोशन इन 2 डायमेंशन में भी यही कहानी आई, एक्स एक्सिस के लिए वाई एक्सिस के लिए अलग अलग, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। तो लीनियर मोशन में भी हमने ये पढ़ा, सर्कुलर मोशन में भी यही आ रहा है यहाँ पे। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं अभी, है ना। थर्ड वाला समझा तू ना, नहीं समझा। थर्ड वाले में देख, अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखे बेटा अपन ने, डी ओमेगा अपॉन डी टी। उसके बाद वाली स्टेप बता,
अल्फा को डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं क्या? हेलो, लिख सकते हैं क्या? यस सर। कौन सा रूल लगाया अपन ने वाला? कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहाँ से आ गया रे भाई? चेन रूल है ये, है ना? हाँ चल। चेन रूल है, लिख सकते हैं ना। डी थीटा कट गया, आपका क्या यस बचेगा? सर। डी ओमेगा अपॉन डी टी बचेगा। लेकिन डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर है? वहां पे ओमेगा के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई आपकी? डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा। ठीक है, समझा? यस हेलो। सर। यस सर। उसके बाद देखो, अब डी थीटा का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो अल्फा के साथ में, तो अल्फा डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बचेगा, है ना? अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बस। लिमिट जो वैल्यू है लिमिट की कि कब आपको कैसे लेना है, वो क्वेश्चन में गिवन होती है। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। सर, यस सर। यस सर। चलो देखो, अब आ गए। अब हाँ, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, तो आपको और कॉन्सेप्ट दिमाग में फीड हो जाएगी। Now this is page number 2. Now this is page number 2. अब इस पे ये है क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 2t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, देन और एक और कंडीशन दी है, एंड एट t इक्वल्स टू 0 पे कंडीशन दी है यहाँ पे, ओमेगा नॉट इज 3 रेडियन पर सेकेंड and theta naught is equals to पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और t इक्वल्स टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी है 3 रेडियन पर सेकेंड, एंड एंगुलर पोजीशन कितनी है? पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड है। समझ गए? समझ गए इतना? then find omega and theta at t equals to 5 सेकेंड। t equals to 5 सेकेंड पे आपको एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर पोजीशन निकालना है। मतलब जैसे ये सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल घूम रहा है सपोज, एंड दिस इज द रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, तो t इक्वल्स टू 0 पे इसकी जो इनिशियल एंगुलर पोजीशन है ये थीटा नॉट है, जिसकी वैल्यू पाई बाई 3 है। यहाँ पे अभी ये पार्टिकल है, और जब ये यहाँ पर है इस पोजीशन पे है, तो ओमेगा की वैल्यू ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3 रेडियन पर सेकेंड है, और इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम 2t के बराबर है। तो अब आपको जो कैलकुलेशन करना है, मान लो ये पार्टिकल यहाँ कहीं पे पहुंच रहा है, t इक्वल्स टू मान लो 5 सेकेंड पे, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका एंगुलर पोजीशन कितनी होगी, मतलब ये आपको निकालना है, और यहाँ पे पहुंचने पे इसके घूमने का जो रेट है एंगुलर वेलोसिटी, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए? तो आपको ओमेगा और थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि भाई इस रेफरेंस लाइन से, दिस इज द रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन से अब कितने का एंगल बन गया और एंगुलर वेलोसिटी क्या है। समझ गए क्वेश्चन कि नहीं?
हेलो। नहीं सर, कुछ नहीं समझा, पूरा बाउंसर। हाँ सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ठीक सर। यस सर। ठीक है, देख क्वेश्चन ऊपर जो लिखा हुआ है वो समझे कि नहीं। अल्फा की वैल्यू 2t दिया हुआ है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और t इक्वल्स टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है, 3 रेडियन पर सेकेंड। एंड एंगुलर पोजीशन कितनी दिया है, π/3 रेडियन दिया है। आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, ओमेगा और थीटा। कब निकालना है, 5 सेकेंड पर निकालना है। अभी समझा इतना क्वेश्चन की नहीं अभी भी। यस सर, समझ गया। ये डायग्राम समझ गए कि नहीं, आपकी दोबारा मिटा के बनाता हूं, रुक जाओ फिर से देखना डायग्राम को। ये जो कंडीशन दी है ना, इसको डायग्राम में बनाना, आपको डायग्राम में सोचना है कि ये क्या दिया है, तो आप और जल्दी क्लिक करोगे। डायग्राम में सोचना, जब आप फिजिक्स में डायग्राम निकालने लगो ना क्वेश्चन पढ़ के, तो ये समझ लो आपका 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्योंकि डायरेक्ट सोच पा रहे हो, आप सीधे इमेजिन कर पा रहे हो, तो इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपको क्या चाहिए भाई, यहाँ पे ये जैसे मैंने ये ले लिया सर्कुलर पाथ, एंड दिस इज द रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस, ये वाली जो कहानी है ना, ये अपना फर्स्ट लेक्चर की थी। जब हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था तो उसमें फर्स्ट लेक्चर पे मैंने एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो मान लो ये सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल जा रहा है और रेफरेंस लाइन से अभी ये यहां कहीं पर है, और ये कब है यहाँ पे, दिस इज नाउ एट t इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। और अभी जो एंगल बना इस पार्टिकल का यहाँ पे, दिस इज थीटा नॉट, समझ गए। t इक्वल्स टू 0 पे कितने का एंगल बन रहा है, ये π/3 का एंगल है। फिर ये पार्टिकल घूमकर मान लो यहां कहीं पे पहुंचेगा, ये वाली पोजीशन पे, तो यहां से ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा या कितने रेडियन का एंगल बनेगा, ये आपको बताना था। समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए, ये कब बताना आपको, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, फाइंड ओमेगा एंड थीटा इट इक्वल्स टू 5 इन अ सर्कुलर मोशन। अरे समझ गए कि नहीं, अब क्वेश्चन इतना समझा। यस सर। ठीक है। Yes. और क्या दिया हुआ है, जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो यहाँ पर इसकी जो घूमने की एंगुलर स्पीड है ओमेगा नॉट, ये कितनी दी हुई है यहाँ पे, 3 रेडियन पर सेकेंड दी हुई है। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा 5 सेकेंड पे, तो इस टाइम पे इसकी एंगुलर स्पीड क्या है, घूमने का जो रेट है, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड और क्या कंडीशन दी है, ये अल्फा की वैल्यू। तो एक्चुअल में जो अल्फा है इसका एंगुलर एक्सीलरेशन, मैंने इसको यहाँ पे बना दिया, ओमेगा को भी मुझे यहीं पे बनाना था और ये वाले को भी यहीं बनाना था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए मैंने इसको बाहर बना दिया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 2 into t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। अभी क्वेश्चन बिल्कुल आ गया दिमाग में कि क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, क्या क्या दिया है, समझ गए या नहीं, अभी बताओ। यस सर। ठीक है, देन अब आप क्या फाइंड आउट कर लो, पहले फर्स्ट पार्ट ओमेगा निकालना आपको, एंगुलर एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, अल्फा डी टी, होगा या नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। Yes. अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो लिखूंगा नहीं मैं कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अंडरस्टूड है, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। अब लिमिट लगा दो, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगाओ t इक्वल्स टू 0 पे। जब t की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखना पड़ेगा लोअर लिमिट में, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, हाँ या ना, जवाब देना। यस सर। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेशन डी ओमेगा इंटीग्रेशन अल्फा डी टी,
अभी लिमिट लगा रहा है, जब t की वैल्यू 0 है तब ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 3 रेडियन पर सेकेंड, बराबर है। और एनी टाइम t पे निकाल लो, अभी मान लो ये टाइम 5 सेकेंड है तो मैं एनी टाइम t के लिए निकाल ले रहा हूँ कि ओमेगा है। तो ये जो टाइम t है जिसकी वैल्यू आपको 5 पुट करना, अभी मैंने उसको यहाँ पे t ही लिखा रहने दिया है, ठीक है। समझ गया इतना कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे बेटा, वैल्यू पुट करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से लेके ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर t, अल्फा की वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू क्या है 2t, तो यहाँ पे आपको 2t और देन dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप, समझ गए? अब इसको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे पूरा। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओमेगा, लिमिट कहां से कहां तक आएगी 3 से लेकर ओमेगा, 2t का इंटीग्रेशन हो गया 2t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक रहेगी 0 से लेकर t तक, तो ये एक 2 से 2 तो कट गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है, तो अपर लिमिट हो गई ओमेगा, लोअर लिमिट हो गई आपकी 3 इज इक्वल टू कितना बचेगा t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो फाइनली एंगुलर स्पीड विल बी गिवन बाय टी स्क्वायर प्लस 3। ये वाली स्टेप्स को देखना, ये जो लास्ट में आई है, बट इनमें फिजिक्स का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। तो इनको देखो, अभी फाइनल जो रिजल्ट आया आपका देखो जल्दी। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, टी स्क्वायर प्लस 3 आ गई सॉल्व करने पे। समझ गए या नहीं, बताओ जल्दी से। सर वो लास्ट सेकंड स्टेप पे समझा दो ना सर एक बार, वहां से कंफ्यूज हो गया। वहां से कंफ्यूज हो गया, सेकंड लास्ट स्टेप से। यस सर। ठीक वो है, कौन सा? इंटीग्रेशन डी ओमेगा वाला। हाँ वो ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन रिवाइज किया था कि नहीं टेस्ट के लिए अभी? हेलो, हाँ सर किया था ना। प्रज्वल किया था? ठीक है। हाँ सर। नो सर। नहीं किया? नो सर सर। वो टी की वैल्यू 5 रखनी है क्या? हाँ वो टी की वैल्यू 5 रखनी है? हाँ, अब 5 रखनी। अभी अपन ने एक जनरल फार्मूला निकाल लिए कि किसी भी टाइम के लिए आप अब एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो, सिर्फ आपको टी की वैल्यू पुट करते जाना, आपको ओमेगा की वैल्यू पता चलती जाएगी। इसलिए अपन ने एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे बना लिया है ऐसे, ठीक है। समझ गया? समझ गया ना? एक जनरल इक्वेशन बना ली अपन ने। देखो भाई, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि अपन ने कुछ पुराना पढ़ा हुआ और इधर काम में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, और जितना पढ़ते जा रहे हैं ना उसको बार बार आप रिवाइज करते चलो, ठीक है। हर जगह पे वो काम में आएंगे। फिर जैसे मैथ्स में होता है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले वो हर कहीं पे कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू कितनी होती है। वैसे ही फिजिक्स में भी है कहानी कि पुराना जो पढ़े वो कहीं ना कहीं पे आपको यूज आते जाता है, कंटिन्यूअसली यूज में आते हैं चीजें। तो वो बिल्कुल आप बार बार देखते रहा करो, है ना। ओके, अभी मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों आया, एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले तो, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? सर आज इंटीग्रेशन का वीडियो भेज देना ना। क्या बेटा? इंटीग्रेशन का वीडियो भेज देना। इंटीग्रेशन का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है यार अपने चैनल पे। सर ग्रुप पे भेज देना ना। ग्रुप में उसमें सर्च मार लेना, हाँ ठीक है भेज दूंगा ग्रुप में, है ना, मत परेशान उसके लिए। पर एक बार सर्च भी मार लेना, अगर मैं मान लो भूल गया तो सर्च मार लेना, फिर भी नहीं देखा तो फिर मैं तो कोशिश करूंगा डालने की, है ना, अगर भूल गया तो। ठीक, ठीक है। हेलो, यस। चलो स्क्रीनशॉट हो गया इसका। यस सर। देख अभी मैं इसको बता देता हूँ फटाफट ये क्यों आया ये ऐसा। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। तो ये ओमेगा का आपका रिजल्ट यहाँ तक आ गया। इसको मुझे यूज करना पड़ेगा इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं अभी। देख, इंटीग्रेशन x की पावर n dx कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, याद आया? यस सर। इंटीग्रेशन dx है तो x बचेगा, इंटीग्रेशन dy है तो y बचेगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। लिख ले अभी फटाफट, लिख अभी स्क्रीनशॉट की इसको लिख ले पहले। लिख लिया?
यस सर, ये पता है सर। हाँ ये पता है। अब देख आगे, तो फिर अगर मान ले इंटीग्रेशन यहाँ पे डी ओमेगा है और इंटीग्रेशन अल्फा डी टी है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 2t, तो इसको पुट कर दोगे और ये हो गया dt, है ना। तो अब देख जीरो पे ये है ओमेगा नॉट और एनी टाइम t पे ये कितना है ओमेगा है, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा बचेगा और लोअर लिमिट है ओमेगा नॉट और अपर लिमिट है ओमेगा। ऐसे यहाँ पे 2 इंटू टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t, तो ये t से t कट गया। ठीक है, समझ गया यस सर। है ना। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया था, मैं इसको लिख दे रहा हूँ ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। रिमेंबर दिस रिजल्ट क्योंकि इसके आगे हमको थीटा फाइंड आउट करना था। तो अब जब लिमिट पुट करोगे तो पहले अपर लिमिट रखते हो, तो पहले आप अपर लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखोगे तो ओमेगा, उसके बाद आप लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस ओमेगा नॉट, ऐसे यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखोगे तो टी स्क्वायर और फिर लोअर लिमिट रखोगे तो वो 0, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इक्वल्स टू कितना बचा टी स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है, इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3। अभी समझा कि नहीं, देख ले। यस सर। समझ गया। तो यस सर, आपने एनी टाइम टी के लिए निकाल लिया, अब आपको मान लो 5 सेकंड के लिए निकालना है तो क्या करोगे 5 सेकंड के लिए। सर टी में 5 की वैल्यू पुट अप करेंगे। हाँ टी की जगह में 5 रख दोगे तो 5 स्क्वायर प्लस 2, 3 आना चाहिए ना। हाँ सॉरी ये 2 कैसे 3 है, ये दिस इज 3। हाँ ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो जैसे आपको ओमेगा की वैल्यू चाहिए t इक्वल्स टू 5 पे, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 5 स्क्वायर प्लस 3 एंड इट इज 28 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पर 5 सेकंड पे जो वैल्यू आएगी ये 28 रेडियन पर सेकंड होगी। ठीक है, अभी समझ गए। यस सर। अभी इस पेज का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट दिस इज द पार्ट ऑफ सेकंड पेज, इसलिए मैं इसमें पेज नंबर नहीं बदल रहा हूँ। ठीक है, हो गया। यस सर। अब पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन। अब हमने ओमेगा निकाल लिया, अब क्या निकालना था आपको, थीटा भी निकालना, मतलब ये वाली एंगुलर पोजीशन भी निकालनी। तो एंगुलर पोजीशन के लिए आपको कहां पर से प्रोसीड करना पड़ेगा, ओमेगा से प्रोसीड करना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, अब एंगुलर पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी से जाना है। तो यहां लिखोगे सेकंड पार्ट ऑफ सिंस ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है डी थीटा अपॉन डी टी, होता है कि नहीं, ओमेगा इक्वल्स टू, यस सर। है ना, डी थीटा अपॉन डी टी। लेकिन ओमेगा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, ओमेगा की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 3। समझ गए, ये यहां से ये देखो ये दी हुई है, अरे समझ गया नहीं। यस यस सर। सर। अब Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई कर दो, तो डी थीटा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी टी, और फिर इसको भी इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 3 डी टी, लिमिट रखते हैं अपन। हाँ, जब t की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा नॉट, एंड दिस इज पाई बाई 3। यस, अब एनी टाइम t पर इसकी वैल्यू को थीटा ले लो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, थीटा माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा इसका आंसर, इसको सॉल्व करने पे। नहीं समझा कैसे, नहीं Yes, समझा। sir. हाँ समझ गया। समझ गया। यस सर। ओके, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 3t, और लिमिट रहेगी 0 से लेकर t। तो लोअर लिमिट में जब पुट करोगे तो पूरा आंसर आपका 0 हो जाता है, अपर लिमिट में t है तो एज इट इज बचेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे थीटा माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 3t हो गया, और इसको ट्रांसपोज करके इधर ले जा लो, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे पाई प्लस 3। तो ये आ गया आपका थीटा की वैल्यू एनी टाइम t पे। अब आपको कब निकालना है ये भी 5 सेकंड पे, तो यहाँ पे t की जगह पे आप 5 पुट कर दोगे तो ये एंगल आपका पता चल गया। समझ गए कि नहीं।
हेलो, अरे समझ Yes, गए या sir. नहीं? Yes, सर sir. पूरा समझ गया सर पूरा। ओके, वेरी गुड, यस सर, अच्छे से समझिए। अच्छे से समझ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ये था काइनेमेटिक्स, मतलब इक्वेशंस। जब एंगुलर एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नई कॉन्सेप्ट पे, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है, उसको समझते हैं अभी अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया सर। हो गया, डन। सर ये पेज नंबर 3 है ना? हाँ सर, ये पेज नंबर 3 है। हाँ, मैं लिख दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अब नए कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, न्यू कॉन्सेप्ट। ये पेज नंबर 3 हो गया, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? यस सर। Now this is page number 3. सर ये 4 पेज नंबर है ना? I am sorry. This is page number 4. Next heading है अपनी अब सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज डिनोटेड बाय FC वेक्टर। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा। सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़े अपन ने, है ना? पढ़े थे ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यस सर। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्या, कोई नया टाइप का फोर्स आ गया क्या? अब ये अभी तक वेट पढ़े, टेंशन फोर्स पढ़े, नॉर्मल रिएक्शन पढ़े, फ्रिक्शन पढ़े, है ना, स्प्रिंग फोर्स पढ़े, तो क्या ये नया टाइप का फोर्स है? नहीं, ये नया टाइप का फोर्स नहीं है। ठीक है, नया टाइप का फोर्स नहीं है, ध्यान रखना। सर 10th में था सर ये। 10th में था? यस यस सर। सर। ये रिक्वायरमेंट है सर्कुलर मोशन हाँ। की। देखो, ये कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है। फोर्स आपके वही है, 4 ही फंडामेंटल फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस। अब मैकेनिक्स में जो हम फोर्सेस यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पार्ट है, मतलब mg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम मैकेनिक्स में भी यूज करते हुए आ रहे हैं ना। फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जो पार्ट पढ़े, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड एक और कौन सा हो गया, स्प्रिंग फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पार्ट हो गए, या मैकेनिक्स में हम जिनको यूज करते हैं सीधा सीधा। ठीक है ना, तो ये ऐसा कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है, ध्यान रखना, ये यही है। ठीक है, मतलब mg भी सेंट्रीपिटल हो सकता है, टेंशन फोर्स भी सेंट्रीपिटल हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। तो जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, या इनका रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। तो यहाँ पे अब हम कुछ नया नहीं करने वाले, हमने जो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है उसी को अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, पहले तो ये समझ लो आप। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल when particle is moving in a
सर्कुलर पाथ और इन अ कर्व, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में या कर्व में घूमेगा तब ये पार्टिकल लगेगा, सॉरी तब ये फोर्स लगेगा, है ना। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में या कर्व में घूमेगा तो ये फोर्स लगेगा, ठीक है। FC act on particle when particle is moving in a circular path or in a curve। तो ये है क्या बेसिकली, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दैट इज बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब हमें यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ को ही अप्लाई करना है, न्यूटन सेकंड लॉ। देखो न्यूटन सेकंड लॉ, ये मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। दिस इज एनी पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गई इसकी रेडियस, और ये हो गई इसकी टेंडेंशियल स्पीड, ठीक है। तो अब सेंटर की तरफ इसमें जो फोर्सेस लगेंगे, मान लो एक फोर्स ये हो गया F1, एक बाहर की तरफ हो गया F2, और एक और फोर्स हो गया अंदर की तरफ, दैट इज F3। F1, F2, F3, ठीक है। ये जो फोर्सेस मैंने लिखा, ये टेंशन फोर्स हो सकता है, वेट हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई भी फोर्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात है कि भाई इसमें पार्टिकल पे सेंटर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, समझ गए ना। पार्टिकल पे इधर पे कौन सा एक्सीलरेशन आएगा, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल, इसका डायरेक्शन इधर होता है कि नहीं होता, टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना। यस तो अगर मान लो ये पार्टिकल का मास m है, यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल इज m, ये पार्टिकल आपने p कंसीडर किया, ये लोकेशन p पे पार्टिकल का मास m है, तो अब आप लिखोगे कैसे, बाय न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग सेंटर ऑफ पाथ, अलोंग सेंटर ऑफ पाथ, आप सेंटर ऑफ पाथ की तरफ लगाना है, या अलोंग अलोंग द रेडियस आपको अगर लगाना है, अलोंग रेडियस ऑफ पाथ। अगर इस इक्वेशन को लिखना है अलोंग रेडियस ऑफ पाथ, कैसे लिखोगे, न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लिखोगे, यहाँ पे बताओ जल्दी से, ये वाले डायरेक्शन के लिए कैसे लिखोगे। तो आपकी इक्वेशन आएगी नेट फोर्स अलोंग सेंटर इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, हाँ या ना, जवाब देना। अरे भाई नेट फोर्स अलोंग सेंटर इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ऐसे लिखोगे ना। हेलो, नहीं समझा। नहीं समझा, देख न्यूटन सेकंड लॉ बता मुझे कैसे लिखना है। यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन कैसी आएगी, F1 इधर पे लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, प्लस F3 ये भी एक इधर लग रहा है, एंड माइनस F2, हाँ या ना, जवाब देना अभी। यस सर। इक्वल्स टू क्या लिखोगे, मास, और जो एक्सीलरेशन यहाँ पे ये कौन सा है, सेंट्रीपिटल ना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभी समझ गए कि नहीं, यस सर समझ गया। समझ गया। लेकिन ये जो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इसी को आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, नाम है ये, बट ये दिस इज द नेट फोर्स। अब ये नेट फोर्स कौन से हो सकती है, इधर पे वही जो फोर्स लग रहा है इस पे, जो भी नेट फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ ना। तो F1 प्लस F3 माइनस F2, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, इनका रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है। और शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या बोल दिया यहाँ पे, अगर मान लो हम ये सब ना लें और हमें इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पता है, मास पता है, रेडियस पता है, तब भी आप बोल सकते हो कि हाँ इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दिस इज Vt स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, या फिर मान लो सर्कुलर पाथ में इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि Vt इक्वल्स टू आप ओमेगा r लिखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, और ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हो। तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा, समझ गए अभी कि नहीं। मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का आपने नाम दे दिया यहाँ पे
सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन से फ्रेम से देख रहे हैं आप इसको? ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे Yes, समझ sir. गए? कोई डाउट अभी इस पे? No, sir. कोई डाउट अभी? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई इस तरह का फोर्स नहीं है कि भाई जैसे वेट हो गया या टेंशन फोर्स हो गया। ये एक रिक्वायरमेंट है, या मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट को आपने एक नाम दे दिया है। ठीक है, तो नेट फोर्स अलोंग द सेंटर, दिस इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप न्यूटन सेकंड लॉ को ही लिख रहे हो। अब यहाँ पे आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन ही लिख रहे हो आप टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो नेट फोर्स आ जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर, उसको आप किसके बराबर लिखोगे? हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिखोगे, मतलब मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समझ गए कि नहीं? सर वहाँ पे F1 और F3 क्या है? वो कोई भी फोर्स हो सकते हैं, F1, F2 एंड F3 कोई भी फोर्स हो सकते हैं। टेंशन हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, है ना? अभी मैं बता रहा हूँ ना, एग्जांपल अपन लेंगे तो और अभी क्लियरिटी आएगी। अभी ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी कि कैसे लिखना है आपको। समझ गए न्यूटन सेकंड लॉ को? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes, sir. सर हाँ बोलो बेटे। सर यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना, आपने अपॉन में आर लिखिए। हाँ 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 हाँ, सॉरी, दिस इज द मिस्टेक, दिस इज माय मिस्टेक। ओके, दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ओके। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं अपन अगले पेज पे। अब कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं इसके, हाँ, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे अर्थ एंड प्लैनेट सिस्टम। सबसे पहले हम देख रहे हैं इस पे अर्थ एंड प्लैनेट सिस्टम। हाँ, सॉरी, सन एंड प्लैनेट सिस्टम, सन एंड अर्थ सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अर्थ को कौन प्रोवाइड करा रहा है? सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ, जिसपे वैसे तो सर्कुलर पाथ नहीं है, बट हमने यहाँ पे इसमें एक सर्कुलर पाथ ले लिया। दिस इज द सन एंड मास ऑफ सन इज ms एंड दिस इज अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ इज me, और ये डिस्टेंस हो गया अर्थ और सन के बीच का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो स्पीड होती है, दिस इज द टेंजेंशियल स्पीड, जिसको आप ऑर्बिटल स्पीड भी बोलते हो। ठीक है ना, ये अर्थ के लिए हो गया। और अर्थ यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रही है, मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है अर्थ पे, ये आएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ, या सन की तरफ आएगा। ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ, अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल, या घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल? अर्थ को सन के चारों तरफ घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? माइक म्यूट करो, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा सर। माइक म्यूट करो। हाँ, अर्थ को सन के चारों तरफ घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ये बता दो मुझे, अर्थ पे कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे अभी? ग्रेविटेशनल। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना? तो दिस इज द फोर्स ऑन अर्थ बाय सन, और ये कौन सा फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है, बराबर है। Fg लिख दिया मैंने। दिस इज फोर्स ऑन अर्थ बाय सन, और ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड करा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही फोर्स प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं?
समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। तो यहाँ पे लिखोगे क्या आप, यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज द सर्कुलर पाथ, तो नेसेसरी centripetal force on earth is provided by gravitational force for circular motion of earth around sun। देखो जो स्टेटमेंट लिखा मैंने, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ, या फिर टू फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ, ये जो टर्म है यहाँ पे इसको आप इनिशियल स्टार्टिंग पे डाल दो, ठीक है। यहाँ पे फॉर सर्कुलर मोशन of earth necessary centripetal force is provided by gravitational force। आप ऐसा भी लिख सकते हो। समझ गए या नहीं ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो आप यहाँ पे क्या कर दो भाई, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो नेट फोर्स कौन सा हो गया यहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज फोर्स ऑन अर्थ बाय सन, जिसको आप बोल रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला G मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ इनटू क्या लिखोगे, इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यही लिखोगे ना ये वाले डायरेक्शन के लिए। अरे हाँ या ना जवाब दो भाई, ये इक्वेशन आएगी ना। चलो ऐसा फिर से लिख रहा हूं मैं। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑन अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर, ये वाले डायरेक्शन, अलोंग द रेडियस डायरेक्शन, अलोंग रेडियल डायरेक्शन, न्यूटन सेकंड लॉ को आप अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन अर्थ अलोंग रेडियल डायरेक्शन, तो क्या आएगा आपका, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन आएगा बेटा। कौन सा एक्सीलरेशन, ये सेंट्रीपिटल। तो इधर पे जो नेट फोर्स लग रहा है अर्थ पे, ये कौन सा है, फोर्स ऑन अर्थ बाय सन, जिसको आपने लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ, अरे समझ गए, इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ऐसे लिखोगे ना, हेलो, अरे ऐसे लिखोगे कि नहीं, कहाँ गए? यस सर। हाँ देख, नेट फोर्स भाई, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑन अर्थ अलोंग रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन है ये वाला ऐसा। तो अब इसमें अर्थ पे नेट फोर्स इधर लग रहा ना, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, और एक्सीलरेशन भी इधर दिख रहा है आपको। कौन सा एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल, ये वाले डायरेक्शन पे यही एक्सीलरेशन है, तो नेट फोर्स इधर ही आएगा। कौन सा है नेट फोर्स, ये फोर्स ऑन अर्थ बाय सन, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, फोर्स ऑन अर्थ बाय सन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन अर्थ बाय सन, यही सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब इक्वेशन डाल दो, अर्थ पे सन के कारण जो फोर्स लग रहा है G इंटू एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसको आप मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिख रहे हो, ये किसके बराबर हो गया, एम ई इंटू वी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर ऐसा लिख सकते हैं अपन, mass of earth into centripetal acceleration on earth is equals to centripetal
फोर्स, ऐसा लिख सकते हो आप। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, vt स्क्वायर बाई r होती। तो ये इक्वेशन आपने बना दी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा कोई वो फोर्स नहीं, मतलब हमको कुछ नया नहीं कर रहा है हम यहाँ पे। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोल रहे हैं, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान रखो, फिर से कुछ नया नहीं कर रहे अपन ने जो पहले पढ़ा है न्यूटन्स लॉ में वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जो डायरेक्शन न्यूटन सेकंड लॉ को मैंने किधर अप्लाई किया, यहाँ पे अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो यहाँ पे नेट हम बाहर से देख रहे हैं, तो यहाँ पे भाई इसमें एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन पे क्या लग रहा है, इस पे नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसलिए हमने ये इक्वेशन लिखी। तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हमने जो पहले पढ़ा हुआ है हम उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन अब सर्कुलर पाथ के लिए भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। समझ गए कि नहीं, देख लो अभी इक्वेशंस। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है? हाँ, समझ गया सर। समझ गए। अच्छा, ये जो इक्वेशन आई बिल्कुल लास्ट में देखो, क्या आप अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड बता सकते हो, जिसको आप टेंजेंशियल स्पीड बोल रहे हैं ना, वही ऑर्बिटल स्पीड है अर्थ की, जिसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, v नॉट से डिनोट कर दिया ये v Excuse me, नॉट। sir. हाँ बोलो बेटा। टाइम हो गया ना। हाँ बस 2 मिनट रुक जा। सर पर ऑर्बिटल स्पीड से परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे ना? ऑर्बिटल स्पीड हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, जो टेंजेंशियल स्पीड होती है वही ऑर्बिटल स्पीड होती है, जो टेंजेंशियल स्पीड होती है ना वही ऑर्बिटल स्पीड होती है। समझ गया? यस सर। डाउट अभी इस पे? अच्छा, No, अभी sir. अगर मैं सन की जगह पे अर्थ रख दूं और अर्थ की जगह पे मून रख दूं तो भी यही फार्मूला बनेगा। यस सर। बस कहाँ पे चेंज आएगा, मास ऑफ सन की जगह पे मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, और मास ऑफ अर्थ की जगह पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ मून। हेलो, यस मास सर। ऑफ मून हो जाएगा सर। समझ गए? यस। Yes, sir. कोई डाउट अभी इन पे कॉन्सेप्ट? सर रेडियस भी तो बदलेंगे ना? हाँ, रेडियस भी बदलेगा, रेडियस बदलेगा ऑफ कोर्स, बट मैं आर की वैल्यू की बात, आर की वैल्यू बदलेगी वहां पे जो भी आएगी अर्थ और सन सिस्टम के लिए। अब वैसे ही अर्थ और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए भी आपको ऐसे ही सोचना है। अरे सोचना Yes, ऐसे ही है ना, ठीक है। अभी मुझे बताओ, यस न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वहां पे कैसे सोचना, वहां पर की अप्रोच क्या आएगी, सन की जगह पे आप न्यूक्लियस ले लो, और जहां पे अर्थ है उसकी जगह पे क्या ले लो आप, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ले लो, है ना। अर्थ की जगह पे इलेक्ट्रॉन ले लो, सन की जगह पे आप न्यूक्लियस ले लो। तो इक्वेशन तो ऐसी बनेगी, लेकिन जो फोर्स का फार्मूला आपने लिखे हो G-M-S-M-E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा वहां पे। फिर वहां पे जो फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलाम फोर्स भी बोलते हैं, वो कल पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपको मिलेंगी। अच्छा, मान लो आपने एक पत्थर को बांध दिया और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो थोड़ा सोचो कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। आप एक पत्थर को बांध लो रस्सी में और उसको गोल गोल घुमाओ, फिर सोचो, ठीक है। टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, और कोई दूसरा, अब डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे घुमा रहे हो। अब थोड़ा और सोचो इसमें कि मान लो कार टर्निंग पे जा रही है, टर्निंग पे कार मान लो टर्निंग पे जा रही है, तो कार को टर्न होने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, थोड़ा सोचो। सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कहाँ से, वो तो बात ही नहीं कर रहे हम सूडो की, यहाँ पे हम तो रियल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। कार टर्निंग पे जा रही है, आप ग्राउंड पे कहीं खड़े होके देख रहे हो कि यार ये कार मुड़ रही है, तो कार को मुड़ने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है, थोड़ा सोचो, ठीक है। टॉर्क, फ्रिक्शनल। टॉर्क तो बेटा अलग क्वांटिटी होगी, हाँ फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो ये आप दिमाग में लगाओ, कल अपन इनके बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है ना, आप लोग सोचो ये सब, इस तरह के सिस्टम आप सोचो, ठीक है। तो ये पूरा डायनेमिक्स का पार्ट है, तो आज के लिए इतना ही है ना, बाकी कल देखेंगे अपन। ओके, यस सर। ओके बेटा, Yes, sir. ओके बाय।